Hello, people. So, welcome back. Today we have a very interesting derivation. ये फॉर्मूला कुछ लोगों को पता होता है, कुछ को नहीं पता होता. फॉर्मूला पता होता है तो डेरिवेशन बहुत लोगों को नहीं पता होती. सिंपलेस्ट वे में इसको डिराइव करते हैं. दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर. एक बहुत ही इंट्यूटिव तरीके से इसको डिराइव करेंगे. आपको कभी देख के लगेगा ही नहीं कि ये मुश्किल है. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब ये है कि लेट्स से अगर आपके पास कोई भी एक ग्राफ है, एनी फंक्शन, है ना, y इज अ फंक्शन ऑफ x. तो आपको क्या करना है, आपको किसी एक गिवन पॉइंट पर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है. तो वो कैसे निकालते हैं, तो हम इस पूरे ग्राफ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं. उस एलिमेंट की लेंथ ले लेते हैं dl. अब अगर इस dl को हम एक सर्कल की आर्क अज्यूम कर लें तो उस सर्कल के रेडियस को ना रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं. यानी कि यहां पे अगर मैं एक सर्कल इमेजिन कर लूं तो उस सर्कल के इस रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर rc कहा जाता है. तो मैं एक काम करता हूं, मैंने dl पे आर्क माना, सर्कल ड्रॉ किया, इतने पोर्शन को यहां मैं दोबारा से ऐसे दिखा देता हूं. अब मान लीजिए कि जहां dl शुरू हो रहा है वहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी हमने, और जहां ये dl खत्म हो रहा है अगर वहां मैंने एक टेंजेंट खत्म कर दी, एक टेंजेंट बना दी, तो सर्कल की तो प्रॉपर्टी होती है कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर को नॉर्मल कहते हैं और नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होता है. तो अगर मैं यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूं वो भी सेंटर से पास होगी, यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूं वो भी सेंटर से पास होगी. जहां ये इंटरसेक्ट करेंगे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा और इस पार्ट को रेडियस ऑफ कर्वेचर कह दिया जाएगा. ठीक है. अब क्योंकि ये टेंजेंट, दोनों टेंजेंट्स हैं, मान लीजिए कि इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल है वो एंगल कुछ डी थीटा है. टेंजेंट्स के बीच का एंगल, एक टेंजेंट दूसरी टेंजेंट, उनके बीच का एंगल अगर डी थीटा है तो मैथ्स की एक बड़ी सिंपल प्रॉपर्टी होती है कि इफ द एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस इज थीटा, तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल थीटा होता है. तो अगर इन दोनों के बीच में एंगल डी थीटा है तो इन दोनों के परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल कितना होगा, डी थीटा हो जाएगा. और अगर रेडियस आर है और एंगल डी थीटा है तो जो ये लेंथ डीएल लिखी है ना, देखते जाओ, हो गया बस. वो डीएल को हम क्या लिख सकते हैं, आर डी थीटा लिख सकते हैं. ये तो होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1. साथ ही साथ वैसे मैंने कैटेनरी प्रॉब्लम वाली जो वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है उसमें भी ये बात डिराइव की थी. मैं दोबारा दिख देता हूं कि जो ये डीएल है ना, ये डीएल का अगर ये वाला कंपोनेंट और ये वाले कंपोनेंट को हम dx और dy कह दें तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो dl है वो अंडर रूट dx का होल स्क्वायर प्लस dy का होल स्क्वायर है. यहां से अगर आप dx को कॉमन ले लें तो दिस बिकम्स 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर. इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं. साथ ही साथ अब मुझे एक बात बताइए, अगर कोई भी ग्राफ है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, तो मुझे पता है कि बाय डेफिनेशन जो टेंजेंट की स्लोप होती है उसी को dy बाई dx कहते हैं, और वो किसके इक्वल होती है, tan थीटा के इक्वल होती है. अब ये जो dy बाई dx है ना, ये स्लोप है. अब मान लीजिए अगर मैं इस इक्वेशन को दोबारा डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, d2y बाई dx स्क्वायर. अच्छा, tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो होता है सेकेंड स्क्वायर x. लेकिन क्योंकि डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में है तो चेन रूल से यहां क्या आ जाएगा, एक d थीटा बाई dx आ जाएगा. दैट्स इट. इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3. 3 इक्वेशंस की कहानी है. हमारा आंसर हमारे सामने है. अब dl की वैल्यू कितनी है बच्चों, आर डी थीटा है. तो यहां से जो r की वैल्यू आ जाएगी फ्रॉम 1, जो r रेडियस हमें चाहिए उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये देखो, dl इज आर डी थीटा, तो r की वैल्यू इज dl डिवाइड बाई डी थीटा. dl ये रहा, dx इंटू अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx इसका होल स्क्वायर. ये तो dl है और डिवाइड बाई क्या है, डी थीटा. और यहां से चेक करो कि अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं
तो dx बाय डी थीटा, dx ऊपर डी थीटा नीचे, ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय d2y बाय dx स्क्वायर। तो dx बाय डी थीटा ये रहा, कितना है? सेकेंड स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय d2y बाय dx स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाय dx होल स्क्वायर। एंड माय स्वीट पीपल, what is secant square theta? It is 1 plus tan square theta. What is tan theta? dy by dx. तो ये secant square theta क्या लिखा है पता है? 1 plus tan square theta, और एक बार ये 1 plus dy by dx का होल स्क्वायर आ गया, यही चीज यहां अंडर रूट में लिखी है, दोनों को क्लब कर दो, पावर हो गई 3/2 और डिवाइड बाय क्या है? d2y by dx स्क्वायर। ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत जगह काम आता है, और ये किसी भी फंक्शन के लिए ट्रू है। सर्कल की खासियत ये है कि सर्कल का रेडियस ऑफ कर्वेचर हर जगह सेम होता है, स्फीयर का रेडियस ऑफ कर्वेचर हर जगह सेम होता है। अदरवाइज अगर आपको पैराबोला है, क्यूबिक इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन हो, आपको फंक्शन पता है, फंक्शन पुट करो, वैल्यू डालो एक्स की और वाई की, उस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। अब ये तो बात हो गई किसकी? डेरिवेशन की। अब बात करते हैं किसकी? नीट वाले क्वेश्चन की। ये रहा नीट वाला क्वेश्चन, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ये रहा नीट 2025 का क्वेश्चन। बहुत हवा बना इस क्वेश्चन का, पागल हो गए लोग, ये हो गया वो हो गया। कंसीडर अ वाटर टैंक शोन इन द फिगर, वन वॉल इज एट x इक्वल टू l, कैन बी टेकन टू बी वेरी वाइड, अंदर की तरफ वेरी वाइड। इसमें पानी भर दिया, सरफेस टेंशन की वजह से थोड़ा एंगल थीटा नॉट आ गया। अब इस क्वेश्चन में बड़े सारे गलत मिसकंसेप्शंस भी हैं, तो मैं सब दूर कर देता हूं। अभी हमें इसमें चारों ऑप्शंस में से बताना था कि इस ग्राफ, ये जो वाटर की मेनिस्कस की जो शेप बन रही है, उस शेप की इक्वेशन क्या है। तो मैं यहां एक बात क्लियर कर देना चाहूंगा, दिस इज नॉट अ नैरो मेनिस्कस। एक नैरो ट्यूब को पानी में डाल दो ना, तो पानी ऊपर राइज करता है, यूनिफॉर्मली राइज करता है, एंड द मेनिस्कस इज वेरी कूल, इट्स वेरी स्फेरिकल मेनिस्कस। स्फीयर का एक पार्ट होता है जहां पे हम लोग कॉन्टैक्ट एंगल डिफाइन करते हैं। ये टैंक है, अब एक फिश टैंक है, इतना बड़ा फिश टैंक है, अब उसमें आपको पानी ऐसे जाता थोड़ा दिखाई देगा, नो। तो क्वेश्चन में बहुत सारी अप्रोक्सीमेशन है जो आपको समझनी है। तो जब भी कभी ऐसे वाइड टैंक होता है, तो वो सेंटर पे ना ऑलमोस्ट फ्लैट होता है, वो सिर्फ कॉर्नर पे आके थोड़ा राइज हो जाता है सरफेस टेंशन की वजह से। तो टेक्निकली उसकी इक्वेशन पूछना भी एक बहुत बड़ी अप्रोक्सीमेशन है। पूछ लिया, हम कर देते। हमसे इसका फंक्शन पूछा है y एज अ फंक्शन ऑफ x, तो जो मैंने अभी इक्वेशन डिराइव की है, अगर हम उससे करें, और जो मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला था लैपलेस इक्वेशन का, फ्लूइड्स का सरफेस टेंशन के ऊपर बेस्ड, तो वो इक्वेशन ये थी कि किसी भी मेनिस्कस में या किसी भी फ्लूइड इंटरफेस में एक्सेस प्रेशर की वैल्यू होती है सरफेस टेंशन टाइम्स 1/r1 प्लस 1/r2। छोटी सी बात है, ध्यान से देखना। और R1 R2 मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि एक रेडियस ऑफ कर्वेचर एक प्लेन में होता है और दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर दूसरे प्लेन में होता है। अब क्योंकि ये टैंक है, तो टैंक पे अगर आप यहाँ पे कोई भी छोटा सा एलिमेंट ले लोगे ना, ऐसे, वही जो मैंने अभी रेडियस ऑफ कर्वेचर में लिया, अगर आप ऐसा एक एलिमेंट ले लेते हैं, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो इस प्लेन में है वो तो कुछ R मान लो आप, लेकिन क्योंकि ये टैंक अंदर जा रहा है, घूम नहीं रहा, सिलेंडर नहीं है, अंदर जा रहा है, तो अंदर की तरफ ना ये ऑलमोस्ट फ्लैट है। अब क्योंकि अंदर की तरफ ऑलमोस्ट फ्लैट है, तो एक रेडियस ऑफ कर्वेचर फ्लैट सरफेस का कितना होता है? इंफिनिटी। एक रेडियस ऑफ कर्वेचर को आप R कह दो, तो जो एक्सेस प्रेशर आ गया वो आ गया S/R। अच्छा, एक्सेस प्रेशर होता कहाँ है? हमेशा कनकेव साइड पे। तो यानी कि यहां का प्रेशर P0 है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो यहां का प्रेशर, बिल्कुल नीचे का प्रेशर P0 से इतना कम होएगा। याद रहे, प्रेशर इज ऑलवेज हायर ऑन द कॉनकेव साइड। तो यहां का प्रेशर P0 माइनस डेल्टा P हो गया। अब मान लीजिए कि जहां पे आपने ये एलिमेंट लिया है छोटा सा, ये, इसको ओरिजिन मानना है। ये भी इस क्वेश्चन की थोड़ी मिस्टेक थी वैसे, इसने एक्स एक्सिस यहां दी हुई है, इसको यहां नहीं देनी चाहिए थी, ये एक्स एक्सिस यहीं पे देनी चाहिए थी जहां पे वो पानी बिल्कुल फ्लैट हो रहा है। तो अगर ये मैं इसको ओरिजिन मान लेता हूं, तो आगे जाते हैं, ये एक्चुअल एक्स एक्सिस, ये डिस्टेंस को अगर मैं y मान लूं, तो ऐसे सोचो कि फ्लूइड स्टैटिक है,
तो स्टैटिक फ्लूइड में जो प्रेशर इंक्रीज होता है वो ρg y के हिसाब से इंक्रीज होता है। तो अगर ऊपर का प्रेशर मान लो P नॉट है और जस्ट नीचे का प्रेशर कितना है, जस्ट नीचे का प्रेशर है P नॉट माइनस दिस S बाय R, और फिर y डेप्थ नीचे ले जाओ तो ρg y ऐड हो जाएगा। अब यहां एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लोग थोड़े कई बार गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं। वो प्रेशर आपके पास इस पॉइंट का आ गया। अब ये बात सही है कि जो यहां का प्रेशर है वही यहां का प्रेशर भी है, लेकिन यहां का प्रेशर कितना है याद रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, क्योंकि इस पॉइंट के साथ सेम लेवल पे जो पॉइंट है वो एटमॉस्फेयर नहीं है, वो फ्लूइड के अंदर है। अब यहां मैं जो अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूं वो ये कर रहा हूं जो आपको पता होनी चाहिए कि ये कोई नैरो ट्यूब नहीं है, वाइड टैंक है, विच मीन्स सेंटर के अराउंड जो पानी है वो फ्लैट है। अब बच्चों जो पानी फ्लैट होता है ना उसकी स्लोप भी जीरो होती है और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है। तो अगर यहां पर स्लोप जीरो है इसका मतलब डेरिवेटिव जीरो है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला मैंने अभी डिराइव किया है, आपके सामने ये रहा है। तो जो सरफेस बिल्कुल फ्लैट है, टेंजेंट फ्लैट नहीं है, टेंजेंट और कर्वेचर का डिफरेंस समझ आना बहुत जरूरी है। टेंजेंट तो फ्लैट है ही, लेकिन अगर यही मेनिस्कस स्फेरिकल होता टेंजेंट तो तब भी नीचे फ्लैट होती, लेकिन उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर तो अच्छा खासा होता है ना। यहां पे फ्लैट मतलब बिल्कुल सरफेस ही फ्लैट है। सरफेस फ्लैट मतलब एक तो स्लोप जीरो और फ्लैट का रेडियस इंफिनिटी, रेडियस इंफिनिटी मतलब डबल डेरिवेटिव भी कितना है, जीरो। तो ये एक ऐसा ग्राफ है जिसका ओरिजिन पर स्लोप भी जीरो है और डबल डेरिवेटिव भी जीरो है। और अगर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ओरिजिन पे मान लो इनफाइनाइट है यहां, तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चों इनफाइनाइट होता है ना वहां एक्सेस प्रेशर जीरो हो जाता है। इसका मतलब ये बात समझनी जरूरी है कि यहां अगर प्रेशर P नॉट है तो बिल्कुल नीचे भी प्रेशर कितना है, P नॉट है। ये बात स्फेरिकल मेनिस्कस में ट्रू नहीं होती, इस केस में ट्रू है, ध्यान रहे। तो अगर यहां का प्रेशर P नॉट है तो पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग यहां का प्रेशर भी कितना होना चाहिए, इक्वल टू P नॉट ही होना चाहिए। तो वो भी इक्वल टू P नॉट होना चाहिए। ये उड़ गया, तो यहां से हमारे पास क्या निकल आया, रो जी इंटू वाई इज एस बाय आर। तो रो जी बाय एस टाइम्स वाई बाय एस टाइम्स वाई इज 1 बाय आर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर वाले फॉर्मूला को उल्टा कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, 1 बाय आर बचा है ना, डिवाइड बाय 1 प्लस dy बाय डी एक्स होल स्क्वायर की पावर 3/2। ये आ गया। और अब मैं क्या बोल रहा हूं पता है, अब मैं ये बोल रहा हूं कि जो ये डिनोमिनेटर ना, लुक एट दैट। वैसे मैं आपको एक बात और बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप सुनो तो। अगर आपने अभी तक मेरे को फॉलो कर लिया है तो आप ये भी बहुत इंटरेस्टेड होंगे सुनने में। इफ यू लुक एट दिस अप्रोक्सीमेशन हियर, इसने बोला है कि लिक्विड सरफेस मेक्स एन एंगल थीटा नॉट विद द एक्स एक्सिस एट एक्स इक्वल टू एल, और वो थीटा नॉट 1 से बहुत छोटा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। वो ये कहना चाह रहा है कि इवन टैंक के कॉर्नर तक आते आते भी जो एंगल है वो भी बहुत कम है। तो एक बात बताओ, यहां तो स्लोप वैसे ही जीरो है, यहां का एंगल उसने वैसे ही कम दे रखा है, तो अगर यहां का एंगल कम है तो यहां की स्लोप भी बहुत कम है। इसका मतलब ओवरऑल सरफेस की स्लोप हर जगह बहुत कम है, यानी कि किसी भी पॉइंट पे dy बाई डी एक्स को इग्नोर किया जा सकता है, उसको नहीं तो उसके स्क्वायर को कर ही सकते हो। ये आंसर आ गया। अब मैंने तो आपको एक एक चीज एक्सप्लेन की है इसलिए इतना टाइम लग गया, अदरवाइज इतनी चीजें बेसिक आनी चाहिए। और मेरा कंक्लूडिंग रिमार्क यहां पे ये है इस क्वेश्चन पर बेस्ड, डायमेंशनल एनालिसिस से कहना आसान है, लेकिन जब आप पेपर दे रहे हो और आपके सामने ए और बी ऑप्शन दोनों गिवन है, एक में एक्स है एक में वाई है, अरे भाई आप कह रहे हो कि डायमेंशनल एनालिसिस में जो कर्वेचर है वो वाई पे डिपेंड करेगा, वाई खुद भी तो एक्स पे डिपेंड करता है, तो अल्टीमेटली वाई भी तो कोई ना कोई फंक्शन ऑफ एक्स होगा ही। तो आपको क्या पता कि ये आंसर ट्रू है या ये आंसर ट्रू है। तो डायमेंशन से ये क्वेश्चन को करना बहुत बड़ा रिस्क है। ए और बी दोनों की डायमेंशन सेम है, इसलिए मेरा मैसेज ये है कि चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप मेंस की, चाहे एडवांस्ड की, अब पेपर इस टाइप का आ रहा है कि सब राम भरोसे है
किसी को नहीं पता एडवांस आसान आ जाए, मेंस मुश्किल आ जाए, नीट बहुत ज्यादा मुश्किल आ जाए, कुछ नहीं पता। तो अपने आप को ये सोचकर रिस्ट्रिक्ट कभी नहीं करना कि आप नीट के हो, या आप मेंस के एस्पिरेंट हो, या आप एडवांस के एस्पिरेंट हो, या आप उसके ऊपर के एस्पिरेंट हो। जितना लेवल खींच सकते हो भगवान की दया से खींच लो। ये है आंसर। थैंक यू।